हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है वर्ण विचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप सभी बच्चे इसे समझते चलिए। देखिए बच्चों, वर्ण विचार क्या होता है। भाषा को बोलते समय हम मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं, ठीक है, और वही ध्वनियाँ उसे जब हम चिन्हों के माध्यम से लिख देते हैं तो वही वर्ण कहलाती है। वर्णों के माध्यम से ही शब्दों की रचना होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वर्णों को सीखा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक का मतलब हम अपने मुख से जो ध्वनियाँ निकाल रहे हैं वही मौखिक इकाई है। तो जब पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आप बताएंगे ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण तो हम लिखते हैं, जब चिन्हों के माध्यम से हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वही वर्ण कहलाती है। और अगर पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई, तो आपको पता है सार्थक इकाई शब्द होती है। सार्थक निरर्थक आप सभी ने पढ़ा है। जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे सार्थक और जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की सार्थक इकाई शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी याद कर लेंगे। और एक प्रश्न, वर्ण और अक्षर, चलिए यहाँ पर नोट करते चलिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप लिखिए भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। आप सभी को पता है मौखिक का मतलब मुख से बोलना। जब भी कभी कोई भी पूछता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक का मतलब आप सभी समझ जाएंगे कि ध्वनि, क्योंकि मुख से केवल ध्वनियां ही निकलती हैं। क्या होगा? ध्वनि। नोट कर लीजिए, ध्वनि। और अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, तो लिखित का मतलब मौखिक तो होता नहीं है, लिखित भाषा आप सभी जानते हैं। लिखित इकाई, तो लिखित इकाई आपका हो जाएगा वर्ण। वर्ण तो हम चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, वर्ण, ठीक है। और अगर पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले, तो सार्थक इकाई में आप बताएंगे शब्द, शब्द, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके?
सार्थक का अर्थ होगा शब्द। भाषा की सार्थक इकाई शब्द। ध्यान दीजिए, इसको रेखांकित कीजिए। अगर मौखिक इकाई पूछता है तो ध्वनि, और लिखित इकाई पूछता है तो वर्ण, और सार्थक इकाई पूछता है तो शब्द। एक चीज और समझिए, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। देखिए यहां पर सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो वर्ण और अक्षर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वर्ण और अक्षर दोनों को लिखते हैं। तो वर्ण जो होता है, वर्ण क्या होता है, जैसे अगर हम लिखें क, ठीक है, तो क के नीचे अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे तो वो वर्ण हो जाएगा, और क के नीचे अगर हम हलंत लगा देंगे तो वो अक्षर हो जाएगा। यही अंतर है। ठीक है बच्चों, सॉरी, वर्ण के नीचे हलंत लगेगा और क के नीचे हलंत नहीं लगेगा। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। अब आपको परिभाषा समझ में आया, जिसे खंडित नहीं किए जा सकता। जैसे वर्ण और अक्षर दोनों एक ही है, तो वर्ण के नीचे हम हलंत लगा दिए तो वर्ण कहलाया, और अक्षर में हलंत नहीं लगेगा तो हलंत। जैसे इस परिभाषा को यही दिया गया है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। अगर क के नीचे हलंत है तो इसके हम और अधिक टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। कैसे? देखिए, क के नीचे हलंत है तो इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम हलंत हटा दें तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, क में दो वर्ण हो जाएंगे, क प्लस अ की ध्वनि होगी तो यहाँ पर क। ठीक है, अगर हलंत है तो टुकड़े नहीं होंगे, अगर हलंत नहीं है तो इसके और भी टुकड़े हो जाएंगे, क हलंत प्लस अ मिलकर क। यही अंतर है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे स्वर जो होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला आप लोग समझते हैं, वर्णों की क्रमबद्ध श्रृंखला, वर्णों की क्रमबद्ध श्रृंखला वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाती है। जिस प्रकार हम अलग अलग फूलों को लेकर एक फूलों की माला बनाते हैं, जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, अगर ये फूल हम लेते हैं और इसको एक ही धागे में क्रम से गूंथते हैं, क्रमबद्ध रूप मतलब व्यवस्थित करके क्रम से, जैसे एक बेला, एक गुलाब, एक जूही, ऐसे अगर हम क्रमबद्ध तरीके से इसको माला को गूंथते हैं तो वैसे ही वर्णमाला भी होती है। अगर हम कहीं 2 गुलाब, 3 चमेली, फिर 1 गुलाब, 5 गेंदा, ऐसे करके फूल गूंथते हैं तो यह व्यवस्थित रूप नहीं होगा। ऐसी माला को कोई खरीदना चाहेगा नहीं। जो क्रमबद्ध तरीके से फूल लगा होगा माला में, वही माला अच्छा होगा। ठीक है, तो उसी माला को लोग खरीदना चाहेंगे। इसी प्रकार हमारी वर्णों की माला है, स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है वर्णमाला। जैसे स्वर उसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से होते हैं, अ के बाद आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, और इसी प्रकार क्रम से व्यंजन भी होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ऐसे करके ज्ञ तक। ठीक है, तो यही है वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप। अगर व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप कोई पूछता है तो आप सब इसी तरह से बताएंगे, व्यवस्थित करके क्रमबद्ध रूप से। ठीक है,
बताएंगे स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक। चलिए यहाँ नोट करके चलिए, हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? 11। अ से अ तक, अंग और अह को मत कहिएगा, अ से अ तक स्वर कितने हुए? 11 हुए। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और अगर पूछा जाए मात्रा कितनी होती है, मात्रा भी आप लोग नोट कर लीजिए, मात्रा कितनी होती है, तब आप बताएंगे मात्रा 10 होती है। आ से लेकर औ तक, आ ई आ से लेकर औ तक, क्योंकि अ को हम मात्रा नहीं कहते, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अध्वनि होती है। जैसे हम बोले क, तो क बोलते समय क तो बाहर निकल रहा है, स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा है, लेकिन जो ध्वनि अ निकल रही है वो हमारे मुख में ही रह जा रही है। क बोल कर देखिए, क, अ अंदर ही है, क बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अ को ध्वनि बोलते हैं और आ से अ तक ये मात्रा होती है। स्वर 11, मात्रा 10। और व्यंजन कितने होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। व्यंजन 36। ठीक है, जिसमें क से लेकर म तक, क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन है 25। क से म तक, जैसे प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ अंग 5 में। फिर च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, फिर त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो क से लेकर म तक प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं, इसलिए ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों? क्योंकि इनको बोलते समय जीभ हमारे मुख में कहीं न कहीं स्पर्श करती है। ठीक है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं? अंतस्थ का मतलब अंदर से, गले से आवाज आ रही है, अंदर से। इनको बोलते समय ये वर्ड बाहर नहीं आते, अंदर ही रह जाते हैं। बोलकर देखिए, उच्चारण करिए, य, र, ल, व। बोलते समय अंदर की तरफ बल पड़ रहा है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स, स और ह। इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मान, गर्मी उत्पन्न होना। जब हम ऊष्म व्यंजन को बोलते हैं तो हमारे मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। बोलकर देखिए, श, 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 ह। ठीक है, ऐसे आप सभी बोलकर उच्चारण करिए और प्रयास करते रहिए। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये जो स है, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा स, तो बड़ा स नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं तालव्य स। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य क्या होता है? ये जो जीभ का ऊपर का हिस्सा है, इसको तालु बोलते हैं। जब ये स हम बोलेंगे तो जीभ हमारी तालु को टच करेगी। स, स बोलकर देखिए, स।
तो जीभ तालु को टच करेगी तो हवा साइड से निकलेगी, श, कठिनाई से, इसलिए ये तालव्य स है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप सभी बच्चे इसको समझ लीजिएगा। तालव्य स, और ये स क्या है? मूर्धन्य स। क्यों? क्योंकि इसको बोलते समय जीभ हमारी गले और तालू के बीच में टच हो रही है, ऐसे फोल्ड करके मुड़कर मूर्धा को टच कर रही है, उसको मूर्धा बोलते हैं। बोलकर देखिए, श बीच में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य। और ये जो छोटा स बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसको आराम से बोलेंगे स। तो जब इसको बोलेंगे तो जीभ दांतों से टच होगी, इसलिए ये दंत स है। बोलकर देख लीजिए, दंत स। और ह क्या है? ह का उच्चारण कैसे होता है? ह को बोलेंगे तो इसका उच्चारण कंठ है, गले में ही आवाज रह जा रही है, ह, अंदर जोर पड़ रहा है, ह। ठीक है, तो ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। ठीक, इसके अलावा अब देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्वर 11 होते हैं, अ से लेकर अ तक। मात्रा 10 होती है, आ से अ तक। व्यंजन 36, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। ठीक है, अब इसके अलावा एक संयुक्ताक्षर भी नोट कीजिए। संयुक्ताक्षर यहाँ पर नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसको संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्ताक्षर है, ये पहले से ही 2 वर्णों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर देखिए, छ ये संयुक्ताक्षर है, ठीक है, तो इसमें पहले से ही 2 वर्ण मिले हुए हैं। देखिए, छ लिखा है तो पहले से कौन कौन से वर्ण मिले हैं? क, हलंत प्लस मूर्धन्य स, इससे मिलकर बना है ये छ। इसी प्रकार त्र किससे मिलकर बना है? त, हलंत प्लस र, त्र। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज, हलंत प्लस इया। ठीक है, स्र किससे मिलकर बना है? तालव्य स प्लस र। तो 2 वर्ण पहले से ही मिलकर जब नया वर्ण बनाते हैं तो उसे ही संयुक्ताक्षर कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किसे कहते हैं? उसमें एक ही वर्ण 2 बार आते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा, सच्चा, कच्चा और मक्खी। अगर एक आधा है दूसरा पूरा है, दोनों अलग अलग हैं, तो संयुक्त वर्ण तो ये है ही। और अगर एक वर्ण 2 बार आए, यहाँ पर समझिए, ये तो संयुक्ताक्षर है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इसको समझिए, जैसे आधा च पूरा च अगर आता है, एक वर्ण 2 बार आते हैं, शब्द बनता है सच्चा। और आधा क पूरा ख, दोनों अलग है, क अलग है, ख अलग है, तो इससे बना मक्खन। दोनों अलग हुए, दोनों अलग हुए, तो ये दोनों संयुक्त व्यंजन है। लेकिन अगर एक वर्ण 2 बार आता है तो इसे द्वित व्यंजन भी बोलते हैं। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, द्वित व्यंजन।
ठीक है। अगर पूछा जाए संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है, तब आप बताएंगे संयुक्ताक्षर जो 4 होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है, इसमें पहले से ही 2 वर्ण मिलकर नए वर्ण का निर्माण करते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन है इसमें 2 आधे अक्षर मिलकर नया शब्द बनाते हैं। जैसे आधा च, पूरा च, दोनों एक जैसे वर्ण हैं। आधा क, पूरा क, ये दोनों अलग अलग हैं। तो संयुक्त व्यंजन तो है ही दोनों, लेकिन अगर आधा क पूरा ख आता है जैसे मक्खन, तो ये संयुक्त व्यंजन है। और अगर एक वर्ण 2 बार आते हैं जैसे आधा च पूरा च बना सच्चा, तो इसे द्वित व्यंजन भी बोलते हैं। इनके अलावा एक चीज और समझ लीजिए आप सभी, एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अण और अण। आप लोग वर्णमाला में देख लीजिएगा, ठीक है। जो ट, ठ, ड, ढ, अण होता है मूर्धन्य, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो उस ड, ढ में बिंदु नहीं होता है, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन में बिंदु होता है। इसको बोलते हैं अण, इसको बोलते हैं अण। तो बच्चों आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं। आप सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए, और अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। तो आप सभी बच्चों को धैर्य से मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, चलिए।